सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा लामरोड, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। विषय है सिंधु कला। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई से अनेक स्मारक, मूर्तियां, मृदभांड, आभूषण, मोहरें आदि प्राप्त हुए हैं। उनसे सिंधु कला पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मुद्राओं पे अंकित शब्दों के अतिरिक्त कोई अन्य लिखित सामग्री जो सिंधु कला पर प्रकाश डाल सकती उपलब्ध नहीं है, और मुद्राओं पर जो लिखित सिंधु लिपि है उसे भी काफ़ी प्रयासों के बाद अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो ऐसी विषम स्थिति में सिंधु कला को जानने के लिए हमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित होना पड़ता है। इन पुरातात्विक स्रोतों से ये बात स्पष्ट होती है कि सैंधववासी कला प्रेमी थे और सैंधववासियों ने इस सिंधु कला के विकास में विशेष योगदान दिया। वास्तुकला, मूर्तिकला, उत्कीर्ण कला, चित्रकला, मृदभांड कला आदि कलाओं के सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत होने के प्रमाण हमें मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ के नगर तथा भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा उल्लेखनीय है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो उच्च कोटि के नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन नगरों के अवशेषों से पूर्व एवं पश्चिम में 2 टीले मिले हैं। पूर्व दिशा में स्थित टीले में नगर के साक्ष्य तथा पश्चिमी दिशा के टीले में दुर्गों के साक्ष्य मिले हैं। इन नगरों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के आधार पर किया गया था। इन नगरों की प्रमुख विशेषता इसकी सड़कें थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कें मिट्टी की बनी थी। इनकी सफाई की भी अच्छी व्यवस्था की जाती थी। इस पर कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए स्थान स्थान पर गड्ढे खोदे जाते या कूड़ा पात्र रखे जाते थे। हड़प्पा की सड़कों के किनारे इस प्रकार के गड्ढे खुदे हुए मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बेहतरीन जल निकास प्रणाली भी देखने को मिलती है। प्राय प्रत्येक सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिनसे होकर नगर का गंदा पानी नगर से बाहर कर दिया जाता था। इन नालियों के निर्माण में ईंटों, पत्थरों, चूने तथा जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। नालियों को ईंटों तथा पत्थर की पट्टियों से ढक दिया जाता था। समय समय पर नालियों को साफ भी किया जाता था। इन नालियों में थोड़ी दूरी पर शोषक कूप भी बनाए गए थे ताकि कूड़े से पानी का बहाव रुक ना सके। नालियों की ऐसी समुचित व्यवस्था सैंधव सभ्यता की एक अद्भुत विशेषता है, जो किसी अन्य समकालीन नगर में नहीं प्राप्त होती है। नगर निर्माण के समान सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भवन निर्माण कला में भी दक्ष थे। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि से प्राप्त भग्नावशेषों से होती है। भवनों का निर्माण भी सुनियोजित ढंग से किया जाता था। नगरों के भवन 3 श्रेणियों में विभक्त थे: साधारण भवन, सार्वजनिक एवं राजकीय भवन तथा अनागार। साधारण लोगों के रहने के मकानों का निर्माण सड़क के दोनों ओर किया जाता था। इन मकानों का आकार आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा होता था। मकान एक से अधिक मंजिल के भी होते थे। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए पत्थरों एवं ईंटों की सीढ़ियां होती थी। मकानों में दरवाजे, खिड़कियां एवं रोशनदान, रसोईघर, स्नानागार एवं आंगन भी होता था। खिड़कियां एवं दरवाजे गली में खुलते थे। दरवाजे एवं छत लकड़ी के बने होते थे। दीवार बहुत मोटी बनाई जाती थी। इसका कारण संभवतः कमरे को ठंडा रखना होता था। मकान का फर्श ईंटों, खड़िया, मिट्टी और गारे से बनाया जाता था। दीवारें ईंट की बनी होती थी। मुख्यतः पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। दीवारों पर प्लास्टर
किए जाने की प्रथा थी। मोहनजोदड़ो से कुछ घरों में हमें कुएं भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि साधारण मकानों के अतिरिक्त यहाँ पर राजकीय एवं सार्वजनिक भवन भी थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि लगभग 70 मीटर लंबा एवं 24 मीटर चौड़ा था। इस विशाल भवन में अनेक कमरे, भंडारगार और 2 आंगन थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से कुछ अन्य विशाल भवन भी मिले हैं जिन्हें पुरातत्ववेत्ता अनागार मानते हैं। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक विशाल स्नानागार के विषय में भी पता चला है। इस स्नानागार का भवन अत्यंत भव्य है। यह स्नानागार एक विशाल भवन के मध्य में है जिसको आप इस पीपीटी में भी देख सकते हैं। इसका जलाशय आयताकार है तथा जिसकी लंबाई लगभग 12 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर है। इसके प्रत्येक ओर जल तक पहुंचने के लिए ईंटों की सीढ़ियां हैं। जलाशय की दीवार और फर्श भी पक्की ईंटों की बनी है। फर्श और दीवारों की ईंटों को जिप्सम से जोड़ा गया है। स्नान कुंड के पानी को बाहर निकालने की भी समुचित व्यवस्था की गई थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि समय समय पर जलाशय की सफाई की जाती होगी। जलाशय के निकट ही एक कुआं है जिससे जलाशय में पानी भरा जाता होगा। जलाशय के भवन में घुसने के लिए 6 रास्ते थे जो जलाशय तक पहुंचाते थे। जलाशय के चारों ओर बरामदे थे। इनके पीछे अनेक कमरे थे। संभवतः ये छोटे स्नानागार थे क्योंकि इनमें से प्रत्येक से पानी के निकास हेतु नाली बनी हुई है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि संभवतः इन कमरों में पानी गर्म करने की व्यवस्था थी, किंतु मैके के अनुसार यह स्थान पुरोहितों के स्नान करने के लिए था जबकि मुख्य जलाशय सार्वजनिक प्रयोग के लिए था। प्रत्येक कमरे के समीप एक सीढ़ी है जिससे अनुमान होता है कि जलाशय के चारों ओर भवन 2 मंजिला था। इतिहासकारों का अनुमान है कि यह जलाशय संभवतः धार्मिक महत्व रखता था तथा पवित्र पर्वों पर लोग इसमें स्नान करते थे। इस स्नानागार के निर्माण के लिए तत्कालीन अभियंता प्रशंसा के योग्य हैं जिन्होंने इतना सुदृढ़ जलाशय बनाया जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है। सैंधववासी मूर्ति कला में कुशल थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से पत्थर, धातु और मिट्टी की असंख्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मूर्तियां मुख्यतः 2 प्रकार की थी। धार्मिक मूर्तियां जिनमें देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और दूसरी अधार्मिक जिनमें मनुष्य और पशु पक्षियों की मूर्तियां हैं। मैके के अनुसार मनुष्य मूर्तियों एवं पशु पक्षियों की मूर्तियों में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पशु पक्षियों की मूर्तियां अंदर से खोखली हैं जबकि मानव मूर्तियां ठोस हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 12 पत्थर की मूर्तियां मिली हैं और इन पत्थर की मूर्तियों में योगी की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस योगी की मूर्ति को आप इस पीपीटी में भी देख सकते हैं। इस योगी की दाढ़ी विशेष रूप से संवारी गई है, मूछें नहीं हैं, इसके केश पीछे की ओर एक फीते से बांधे गए हैं, मस्तक पर गोल अलंकरण है तथा यह बाएं कंधे को ढकते हुए तिपतिया छाप वाले शाल ओढ़े हुए है। योगी के नेत्र अध खुले हैं तथा उसकी दृष्टि नाक के अग्र भाग पर टिकी हुई है। पत्थर की मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से पशु मूर्तियां भी मिली हैं। श्वेत पत्थर की बनी लगभग 10 इंच लंबी एक संयुक्त पशु मूर्ति मिली है जिसमें सिर भेड़ का
तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। सैंधव मोहरों पर भी इस तरह के संयुक्त पशु आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। हड़प्पा से भी पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। दो सिर रहित मानव मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहली लाल बलुए पत्थर की है तथा दूसरी काले पत्थर की है। पहली खड़े हुए पुरुष की है तथा दूसरी के हाथ पैर टूटे हुए हैं, जिसे विद्वानों ने नर्तक की मूर्ति बताया है। इन दोनों मूर्तियों के शरीर सौष्ठव को कलाकार ने अत्यंत कुशलता से उभारा है। पत्थर की मूर्तियों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि स्थलों से धातु की मूर्तियां भी मिली हैं। धातु की मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त 4.5 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें नर्तकी को कमर पर हाथ रखे त्रिभंगी मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। बायां हाथ कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा है। दाएं हाथ में कंगन, कयूर, गले में हार, कमर पर मेखला धारण किए हुए है। इसे आप इस पीपीटी में भी देख सकते हैं। यह मूर्ति उन्नत मूर्ति कला का ठोस प्रमाण है। डॉक्टर त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में लिखा है कि यह मूर्ति ऐतिहासिक काल की किसी भी मूर्ति से अधिक उत्कृष्ट है। जहाँ कुछ विद्वान सैंधव मूर्ति कला को उच्च कोटि का मानते हैं, वहीं बाशम सिंधु सभ्यता के निवासियों की कलात्मकता को स्वीकार नहीं करते हैं। मोहनजोदड़ो से भैंसा की कांस्य मूर्तियां भी मिली हैं। लोथल से कुत्ते और कालीबंगा से प्राप्त वृषभ की ताम्र मूर्तियां भी कलात्मक दृष्टि से अच्छी हैं। इन धातु मूर्तियों को लॉस्ट वैक्स नामक विधि से ढाला जाता था और इसी विधि से बाद में दक्षिण की नटराज मूर्ति और सुल्तानगंज की बुद्ध की ताम्र मूर्ति का भी निर्माण किया गया है। ठोस पकाई हुई मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। ये मनुष्य तथा पशुओं दोनों की हैं। मानव मूर्तियों में अधिकतर स्त्रियों की हैं। नारी मूर्तियां पुरुष मूर्तियों से अपेक्षाकृत अधिक सुंदर और आकर्षक हैं। इन्हें गहनों से लादा गया है। इनके मस्तक पर पंखे के समान फैला हुआ आभरण, कानों में गोलाकार कुंडल, गले में कंठा, लड़ियों वाला हार, कमर में मेखला तथा भुजाओं में बाजूबंद प्रदर्शित किए गए हैं। विद्वानों ने इन मूर्तियों को मातृ देवी की मूर्तियां माना है, जो सैंधव सभ्यता की प्रमुख देवता थी। इसके अतिरिक्त साधारण स्त्री मूर्तियां भी मिली हैं, जिनमें आटे गूंथते हुए तथा रोटी लिए हुए स्त्रियों को दिखाया गया है। पशु पक्षी की भी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जो कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। कुबड़दार वृषभ की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। अन्य में हाथी, गैंडा, बंदर, सुअर, बाघ, भालू, खरगोश, भैंसा की मूर्तियां भी मिली हैं। पक्षियों में मोर, कबूतर, तोता, चील, मुर्गा आदि की मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं। सैंधववासी एक विशेष प्रकार की काचली मिट्टी को गूंथकर मसाला तैयार करते थे और फिर उसकी सहायता से विभिन्न मूर्तियां, खिलौने, आभूषण, ताबीज आदि बनाते थे। यह काचली मिट्टी क्वार्ट्स नामक पत्थर के चूर्ण से बनती थी। फिर उसे आग में पकाया जाता था
और जिससे उसका रंग कच्चे शीशे जैसा काचला हो जाता था। इस प्रकार की मिट्टी से बनी हुई विशेष मूर्तियाँ, जिनमें अनाज के दाने चुभती हुई गिलहरी, एक दबका हुआ मेंढक तथा लिपट कर बैठे हुए वानर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। धन्यवाद।